आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके सामने मैं एक न्यूज़ प्रस्तुत करती हूँ। भोपाल पश्चिमी बाईपास भूमि सौदा और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नौकरशाही सिंडिकेट, तकनीकी विसंगतियों और पर्यावरणीय संकट का विस्तृत विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन। गुलाटी घाट भूमि सौदे का वास्तविक घटनाक्रम और इनसाइडर ट्रेनिंग का तंत्र। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाहरी इलाके में स्थित कोलार क्षेत्र में गुलाटी घाट गांव में वर्ष 2022 में हुआ एक भूमि सौदा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में हितों के टकराव और पद के दुरुपयोग का एक गंभीर उदाहरण बनकर उभरा है। इस सौदे के तहत 4 अप्रैल 2022 को एक ही दिन एक ही रजिस्ट्री दस्तावेज के माध्यम से लगभग 2023 हेक्टेयर लगभग 5 एकड़ या इससे अधिक भूमि कृषि भूमि का क्रय किया गया। इस सौदे की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी स्वामित्व रचना और इसके ठीक ठाक सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय हैं। दस्तावेजों के गहन विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस सौदे में कुल 50 हिस्से पंजीकृत किए गए हैं, जिनके पीछे मुख्य रूप से 41 वास्तविक खरीदार सक्रिय थे। इन खरीदारों ने सिविल सेवा आचरण नियमावली के तहत भरे जाने वाले अपने अचल संपत्ति विवरण के इस निवेश को समान विचारधारा वाले अधिकारियों द्वारा अधिग्रहित संपत्ति के रूप में घोषित किया था। इस भूमि की रजिस्ट्री के समय इनकी घोषित की कीमत लगभग 5.5 करोड़ रुपए दर्ज की गई, जबकि उस समय इसका आधिकारिक सरकारी बाजार मूल्य लगभग 7 करोड़ के लगभग था। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर का ही इस भूमि का बाजार मूल्य से काफ़ी दर यानी लगभग 81.75 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से अधिग्रहित किया गया था। इस खरीद के ठीक 16 महीने बाद 31 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा 3,200 करोड़ रुपए की लागत वाली पश्चिमी भोपाल बाईपास परियोजना को मंजूरी दी गई। इस प्रस्तावित बाईपास का मार्ग इस प्रकार निर्धारित किया गया कि वह अधिकारियों द्वारा खरीदी गई इस भूमि से मात्र 500 मीटर की दूरी से गुजरता है। इसके बाद जून 2024 में परियोजना की मंजूरी के मात्र 10 महीने के भीतर संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा इस भूमि का उपयोग कृषि से बदलकर आवासीय कर दिया गया। सरकारी निर्णयों के इस क्रमिक कार्यान्वयन के कारण भूमि के बाजार मूल्य में 2 वर्षों के भीतर लगभग 11 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। जून 2024 में जैसे ही इसके लैंड यूज को बदलकर आवासीय किया गया, इसकी कीमत बढ़कर 557 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई, जिससे इस भूखंड का मूल्य तत्कालीन रूप से लगभग 12.13 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वर्तमान में यानी वर्ष 2026 तक इस क्षेत्र में बाईपास के निर्माण की प्रगति के साथ बाजार दरें 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये प्रति वर्ग फीट के बीच अनुमानित की गई। इसकी परिणाम स्वरूप लगभग 5.5 करोड़ रुपए के मूल निवेश वाली इस संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य 55 करोड़ रुपए से 65 करोड़ रुपए के बीच आंका जा रहा है। टेंडर नौकरशाही नेटवर्क और अखिल भारतीय सिंडिकेट का प्रभाव। इस भूमि सौदे का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल अधिकारियों का अखिल भारतीय नेटवर्क है, जो यह दर्शाता है कि यह कोई आकस्मिक निवेश नहीं था। प्राथमिक जांच और समाचार रिपोर्टों के अनुसार इस निवेश में केवल मध्य प्रदेश केंद्र के स्थानीय अधिकारी ही शामिल नहीं थे, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों और नीति निर्माण के केंद्रों में तैनात वरिष्ठ नौकरशाहों का एक संगठित समूह शामिल था। क्रेताओं की सूची में मध्य प्रदेश केंद्र के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा केंद्र के भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल थे। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी इस सौदे से जुड़े पाए गए हैं।
प्रशासनिक विश्लेषणों के अनुसार इस प्रकार का अंतरकेंद्र और बहुअधिकारी निवेश बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की अग्रिम और गोपनीय जानकारी के आधार पर किया गया एक सुविचारित प्रशासनिक सिंडिकेट निवेश प्रतीत होता है। राजनीतिक विरोध, जन असंतोष और डिजाइन संबंधी आपत्तियां। इस बाईपास परियोजना के प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति और नागरिक समाज में भारी असंतोष देखा जा रहा है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और विपक्षी नेताओं द्वारा परियोजना की आवश्यकता और इसके तकनीकी डिजाइन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी विधायक रामेश्वर शर्मा ने परियोजना के वर्तमान डिजाइन पर आधिकारिक रूप से आपत्ति जताई है। उनका स्पष्ट कहना है कि वर्तमान डिजाइन के कारण खजूरी के पास एक अत्यधिक संवेदनशील एक्सीडेंट जोन का निर्माण हो रहा है, जिसे सुधारे बिना काम आगे बढ़ाना जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। विपक्षी दल कांग्रेस और पूर्व मंत्रियों द्वारा चलाए गए आरोप इस मामले को सीधे एक संगठित भूमाफिया और प्रशासनिक सिंडिकेट के गठजोड़ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी और अन्य राजनीतिक विश्लेषकों का आरोप है कि जैसे ही राज्य में मार्च के बाद प्रशासनिक स्थिरता आई, मंत्रियों, बिल्डरों और रसूखदार नौकरशाहों ने मिलकर इस पूरे रूट पर औने पौने दामों में जमीनें खरीद ली। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यह पूरी परियोजना केवल उन रसूखदार लोगों को रातों रात अरबपति बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। राजनीतिज्ञों द्वारा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि यदि सरकार की मंशा वास्तव में केवल इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने की होती है, तो बाईपास को फंदा, कला व गुड़ाली घाट से निकालने के बजाय एक सीधा मार्ग इच्छावत होकर निकाला जा सकता है, जो सीहोर को भी पार कर जाता। इस वैकल्पिक और छोटे मार्ग को छोड़कर गुराडी घाट के पास से रास्ता घुमाना ये साबित करता है कि परियोजना जनहित के बजाय व्यक्तिगत वित्तीय लाभ से प्रेरित है। पर्यावरणीय लागत और वन्य जीवों पर विनाशकारी प्रभाव। 3,200 करोड़ रुपए की इस पश्चिमी भोपाल बाईपास परियोजना के क्रियान्वयन में केवल वित्तीय और प्रशासनिक विसंगतियां ही शामिल नहीं हैं, बल्कि यह परियोजना भोपाल की संवेदनशील परिस्थिति की और पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा बनकर उभरी है। पर्यावरणविदों और स्थानीय नागरिकों द्वारा इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और सामाजिक मूल्यांकन दस्तावेजों को पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और भ्रामक बताया गया है। इस परियोजना का व्यवहार्यता सर्वेक्षण LN मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसके प्रमोटरों के संबंध में पूर्व के बहुचर्चित व्यापक घोटाले से होने के कारण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच के दायरे में रहे हैं। नागरिकों का आरोप है कि SIA रिपोर्ट में पर्यावरण तक पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है और सितंबर 2023 में बिना किसी वास्तविक जन भागीदारी के फर्जी तरीके से जनसुनवाई आयोजित करने के झूठे दावे किए गए हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इस बाईपास के मार्ग का लगभग 30% हिस्सा, विशेष रूप से झागरिया खुर्द जंक्शन से फंदा कलाम के बीच का अंतिम 12 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से अनावश्यक और पर्यावरण के लिए विनाशकारी माना जा रहा है। यह क्षेत्र भोपाल के प्रसिद्ध भोज वेटलैंड, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल है, कि जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में पहले से ही 4 लेन का भोपाल सीहोर मार्ग मौजूद है, जिसके समानांतर एक और नया मार्ग बनाना तार्किक रूप से सही नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार और वन्य जीव विशेषज्ञ अभिलाष खांडेकर, जो कि एक लंबे समय से टाइगर मूवमेंट पर काम कर रहे हैं, ने इस परियोजना का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह मार्ग भोपाल के शेष बचे हुए ग्रीन कवर और वनों को खंडित कर देगा, जिससे बाघों, हरिणों और बंदरों जैसे वन्य जीवों के प्राकृतिक गलियारे नष्ट हो जाएंगे। भोपाल के पर्यावरणविद सुभाष सी पांडे के अनुसार आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 में
सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके तहत केवल 50 मीटर तक के क्षेत्र को ही संरक्षित क्षेत्र माना गया है, जिससे रामसर स्थलों के व्यापक कैचमेंट एरिया की कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। इस बाईपास से बनने से इस संवेदनशील जलग्रहण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिससे अंततः कोलांस नदी का प्रवाह बाधित होगा और बड़ा तालाब पूरी तरह सूख जाएगा। संरचनात्मक विफलताएं और शासन की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति। भोपाल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और प्रशासनिक ईमानदारी की कमी का एक और उदाहरण हाल में ही देखने को मिला है, जिसने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। अक्टूबर 2025 में मौजूदा भोपाल बाईपास की लगभग 100 मीटर का हिस्सा अचानक धंस गया। वहाँ एक विशाल गड्ढा निर्मित हो गया। यह बाईपास मार्ग नर्मदापुरम, रायसेन और सागर जैसे शहरों से इंदौर की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए मुख्य मार्ग है। इस घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तुरंत पल्ला झाड़ते हुए स्पष्ट किया कि यह सड़क इसके अधीन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क्षेत्राधिकार में आती है। इस रिकॉर्ड के अनुसार इस धंसे हुए बाईपास का निर्माण वर्ष 2013 में हैदराबाद की कंपनी मेसर्स टाइटनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर किया गया है। कंपनी द्वारा अनुबंध की शर्तों का लगातार उल्लंघन किए जाने के कारण वर्ष 2020 में ही इसका अनुबंध निरस्त कर दिया गया था। एमपीआरडीसी के प्रबंध निदेशक भारत यादव ने इस संरचनात्मक विफलता की तकनीकी जांच के लिए विशेषज्ञ दल का गठन किया है, जो आरई वाल रिटेनिंग वॉल के धंसने के कारण की रिपोर्ट सौंपेगा। एक तरफ जहां पहले से ही निर्मित बाईपास संरचनात्मक विफलता का शिकार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नई परियोजनाओं के नियोजन में व्यस्त हैं। वर्तमान में गुराटी घाट भूमि सौदे की शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने के बाद लोक निर्माण विभाग ने गंभीर रूप अपनाया है। 8 अक्टूबर 2024 को लोक निर्माण विभाग द्वारा एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के तकनीकी अधिकारियों से जिला कलेक्टर और जिला पंजीकृत के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस समिति को बाईपास के सर्वेक्षण के आसपास पिछले कुछ महीनों में जमीनों की समस्त रजिस्ट्री और समझौतों की जांच का जिम्मा सौंपा गया। इस जांच के आदेश के बाद ही पश्चिमी बाईपास का निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है। परियोजना खटाई में पड़ गई है। इसके अतिरिक्त जून 2024 में भूमि का उपयोग आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित किए जाने के बावजूद मई 2026 तक इस स्थल पर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का पंजीकरण नहीं कराया गया, जो यह स्पष्ट करता है कि अधिकारियों का मूल उद्देश्य केवल भूमि की सट्टेबाजी और कीमतों के कृत्रिम उछाल का लाभ उठाना था। मेरे दृष्टिकोण से किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उस पर प्रत्येक समाधान को दृष्टिगत करना आवश्यक है। प्रशासकीय दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से, वन्य जीवों की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से एवं अन्य दृष्टियों के साथ साथ सर्वप्रथम राष्ट्रीय दृष्टि से इसका समाधान सोचना आवश्यक है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है। मैं समझती हूँ कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतवासी इस पर अपने विचार अलग रखता होगा, किंतु हमारे सबके लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र और राष्ट्रीय दृष्टि से हमें सोचना आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।